फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपकी नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। देखिए, लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं? समाज से सीखने की बात करते हैं। बच्चा क्या करता है? समाज से इंटरेक्ट अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है ना। इनकी थ्योरी का नाम भी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, है ना। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। देखिए, प्रत्यास्मरण जो भी कंस्ट्रक्टिविज्म में जो भी रचनावाद से रिलेट करते हैं, वो कभी भी रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा देने की बात नहीं करेंगे। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ए ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके। देखिए, जब कक्षा के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चा क्या है, प्रत्येक बच्चे से अलग है एक बच्चा, है ना। बच्चे के अंदर खुद की उसकी जो है विभिन्नताएं हैं। इवन जो ट्विन बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो अगर हम उनका जो है एक ही तरीके से आकलन करेंगे, एक ही मानक तरीके का यूज़ करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं सही आकलन तो होगा नहीं, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो हमें अलग अलग तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित कर, देखिए अलग थलग करना, सेग्रीगेशन करना, वर्गीकृत करना, जहाँ पर भी आपको दिख जाए वो वाला ऑप्शन आपका पहले ही नहीं होगा, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहती है, हमें सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। देखिए, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर यही हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो ऐसे में बच्चे से बातचीत करना चाहिए, उनके दृष्टिकोण को जानना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को जानना चाहिए और उसकी अकॉर्डिंग जो है अपने शिक्षण पद्धति में चेंज लाना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बेस्ट है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। देखिए, नियम कठोर कभी भी नहीं होना चाहिए। नियम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना। यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने नियम में चेंज लाएँ। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। देखिए, हमें विद्यार्थी के अंदर भय और तनाव ये सारी चीज़ें जो है डेवलप नहीं करनी है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। देखिए, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। आकलन इसीलिए तो किया जाता है ताकि जो विद्यार्थी है और जो शिक्षक है उसको क्या फीडबैक, प्रतिपुष्टि जो है प्राप्त हो। विद्यार्थी ने कितना सीखा, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई, है ना। टीचर को कौन सी शिक्षण विधि जो है अपनानी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी अच्छी तरीके से सीख पाए। तो ये ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर सही दे रखा है। ये केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। देखिए, नहीं, जो आपकी एनईपी हो गई, एनसीएफ हो गई, वो क्या कहती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही क्या करना चाहिए, बच्चे का असेसमेंट करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर दे रखा है वर्ष के अंत में, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। देखिए, एक विद्यार्थी से कभी भी दूसरे विद्यार्थी की तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तुलना वर्ड जहाँ पर भी आ जाए आपका वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे आपके निगेटिव वर्ड है। केवल हो गया, तुलनात्मक हो गया, तनाव हो गया, भय हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। देखिए, जो एनसीएफ है ना, जो 2005 है, वो क्या कहती है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता होना चाहिए, है ना। यानी बच्चों को क्या करे, जो है सीखने में हेल्प करे। ठीक है, बच्चा खुद चीज़ों को सीख सकता है, बशर्ते जहाँ पर उसको ज़रूरत है वहाँ पर थोड़ी सी उसको हेल्प प्रोवाइड कर दे। तो टीचर का ना कैसा होना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता, जैसे बच्चे की नीड है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो उसको चीज़ें प्रोवाइड करे, थोड़ी सी उसकी हेल्प करे ताकि बच्चा खुद चीज़ों को सीख सके। बाकी के ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत दे रखे हैं, है ना। तो एनसीएफ आपका 2005 यही कहता है, टीचर सुविधादाता होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर। देखिए, जो शिक्षिका की अपेक्षाएं होती है विद्यार्थियों से, वो क्या करती है, उसके अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है ना। तो आपका यहाँ पर
ए ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तीनों बातें आपकी एक तरीके से एक ही दे रखी है ना, एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो तीन ऑप्शन तो आपके करेक्ट होंगे नहीं, तो तीनों की तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। देखिए नहीं, काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है, वो सभी प्रकार के बच्चों को अपने अंदर क्या करती है, इंक्लूड करती है, समाहित करती है ना। तो ये काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। देखिए ये भी बात आपकी गलत है, ठीक है। देखिए जो समावेशी शिक्षा है वो क्या चीज़ कहती है, एज पर नीड बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड की, जैसे कि एक दृष्टिबाधित अगर छात्र है तो उसको जो है ब्रेल लिपि, जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती है वो प्रोवाइड की जाए। अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको जो है चित्रात्मक चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत की जाए, या फिर जो है थोड़ा बहुत सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको क्लासरूम में थोड़ा सा आगे बैठाइए, है ना। यानी एज पर नीड, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करिए। बट सभी बच्चों को, है ना, एक ही क्लासरूम में एक ही कक्षा में जो है आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, यही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है ना। विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा, देखिए सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये बात आपकी बिल्कुल यहाँ पर सही है। जो बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है तो उसके प्रति जो शिक्षण का दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ेगा। विषय वस्तु जो है उसके अकॉर्डिंग उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है ना। देखिए जो बच्चा है वो अलग अलग समाज से आया हुआ है, अलग अलग जो है उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि हो सकती है और अलग अलग जो है उसकी संस्कृति भी हो सकती है, क्योंकि भारत क्या एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है ना। एक जो है विभिन्नताओं में एकता का देश है, तो इसमें अलग अलग जो है समाज के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जो है उनकी संस्कृति है। तो ऐसे में अगर एक ही क्लासरूम में अलग धर्म के बच्चे, अलग समाज के बच्चे, अलग संस्कृति के बच्चे होंगे तो जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी जान पाएगा, ठीक है, दूसरे बच्चों के धर्म के बारे में भी जान पाएगा। तो बच्चे का जो कौशल होता है वो क्या होता है, बेहतर होगा, है ना। तो ये कथन तो आपका गलत होगा नहीं। तो गलत जिस भी ऑप्शन में दे रखा है पहले वो ऑप्शन आप यहाँ से कट कर दीजिए, है ना। अब देखिए बी और सी में आपका सही दे रखा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए यही बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, है ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई दी। देखिए श्रेणीबद्ध करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर गलत है। अलग थलग करना, ये बातें आपकी यहाँ पर गलत हो जाएंगी। आपका बी जो है सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल गलत है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या कहती है, हम सभी प्रकार के बच्चों को अपने में इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बट जैसे बच्चे की नीड है, अकॉर्डिंग टू नीड, है ना, जैसे बच्चे की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी बात गलत है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। देखिए यही बात जो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चा सुनने में असमर्थ है तो ऐसे में उसको चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत कीजिए उसके सामने, ठीक है, उसको जो है क्लासरूम में आगे बैठाइए अगर उसको थोड़ा बहुत सुनने में प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। देखिए ये कहना आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चा डिसेबल होता है वो बहुत अच्छा कर जाता है, ठीक है, एवरेज बच्चों की अपेक्षा भी, है ना। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें दे रखा है सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है ना। वो आक्रामक और कुंठित हो जाता है। देखिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, गिफ्टेड चाइल्ड होता है, वो आक्रामक और कुंठित नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, अगर उसको उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिली, है ना, क्योंकि वो एवरेज बच्चों से पहले ही चीज़ों को सॉल्व कर लेता है ना, तो इसलिए उसको चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने चाहिए। तो ऐसे में अगर बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं मिलता है तो क्लासरूम में क्या करता है, निरस्ता महसूस करता है, बोरियत फील करता है ना।
तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए, है ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर उनको चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं दिया जाता है तो वह कम प्रेरित अनुभव करेंगे और उबन जो है महसूस करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। वो बहुत ही तुनक मिजाज होता है, ये बात गलत है आपकी। वह रस्मी व्यवहार करते जैसे कि हाथ पैर थपथपाना, डोलना आदि, ये सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत दे रखी हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटे छोटे उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखिए, बच्चे को कभी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर पुरस्कार को पाने के लिए ही कार्य करेगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, देखिए जो NEP हो गई आपकी या फिर NCF हो गई, वो क्या कहती है, हमें रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। देखिए, प्रतियोगिता, कंपटीशन बच्चों में नहीं करानी है ना। तो तीनों की तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत है। विषय वस्तु विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब हम विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ यानी उनके रियल लाइफ से, वास्तविक दुनिया से जोड़ करके चीज़ों को बताते हैं तो वो और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है ना। फर्स्ट दे रखा है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। देखिए, बच्चा जानकारी का सक्रिय प्राप्त करता होता है ना, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब फर्स्ट अगर ऑप्शन आपका होगा नहीं तो यहाँ पर भी फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पर भी फर्स्ट दे रखा है और यहाँ पर भी फर्स्ट दे रखा है। तो हमें सिंपल सा पता चल गया कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखिए, सेकंड क्या दे रखा है, बच्चे समस्या समाधान करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। हाँ, ये बात आपके जीन प्याजे भी कहते हैं। बच्चे क्या लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हे वैज्ञानिक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक यानी पर्यावरण के सक्रिय खोज करता है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो अगर आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट के थ्रू भी अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं और वैसे भी अपने, तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो कोशिश कीजिए कि ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू ही जो है हम अपने राइट आंसर तक पहुँचे, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है ना। तो आपका बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है ना। फर्स्ट दे रखा है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना। देखिए, जो आपकी NEP है, NCF है, वो क्या कहती है, हमें विद्यार्थी को उसकी प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान से चीज़ें रिलेट करके, जोड़ करके चीज़ों को बतानी चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है कि पुराने प्रत्ययों किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए, रोड मेमोराइजेशन को आपको कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर सही हो सकती है। बट हम फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं, है ना। देखिए, फोर्थ क्या दे रखा है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। देखिए, दंड देना क्या होता है, बच्चों को गलत होता है। तो ये बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। हमें सिंपल से पता चल गया, थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। बच्चा अच्छी तरीके से कब सीखता है, जब उसको लगता है कि जो उसकी इमोशन है, जो उसकी संवेगात्मक आवश्यकता है, उसको जो है समझा जा रहा है यहाँ पर, है ना। और उसको जो है महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, यानी उसको जो है प्रश्न पूछने के मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसकी रुचि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उसको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे सही दे रखा है। जहाँ एक शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, यानी बच्चे क्या होंगे यहाँ पर निष्क्रिय होंगे, शिक्षक ही आदेश देगा सब। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। हमें बच्चे के चाहिए एक्टिव चाहिए, सक्रिय चाहिए, इसमें वो खोज करे, चर्चा करे, संवाद करे, है ना। सी दे रखा है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणितीय की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान देने का केंद्र है और बल दिया जाता है। देखिए,
हमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, केवल लिखने पढ़ने इन सारी चीज़ों पे ही फोकस नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर होगा नहीं, है ना। अब देखिए फोर्थ क्या दे रखा था आपका यहाँ पर, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों के में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय फिर से आ गया आपका, ठीक है। हमें बच्चा क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए, सक्रिय चाहिए। तो निष्क्रिय वर्ड आपका जहाँ पर भी हो वो ऑप्शन तो आपके पहले ही कटेंगे यहाँ पर। सिंपल सा आपका ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है ना। फर्स्ट क्या दे रखा है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बात आपके जीन प्याजे भी कहते हैं, है ना। तो ये बात आपकी सही है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तभी तो बता रहा है कि ये एक पक्षी है ना। यानी उसके अंदर क्या है, पक्षी का जो संप्रत्यय है वो विकसित हो चुका है। तो ये भी बात आपकी सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ठीक है। तो देखिए तीनों की तीनों बातें क्या आपकी सही है ना। बच्चा क्या कर रहा है, अपने अनुभव को बता रहा है, कैसे अपने जो भाषा के टूल है ना, जो उपकरण है उनके द्वारा, है ना। यानी बच्चे के अंदर भाषाई विकास भी हो गया है, पक्षी का जो है प्रत्यय भी विकसित हो गया है, और स्मृतियाँ तो उसकी पहले से ही भंडारित होती है ना। तो तीनों की तीनों बातें आपके यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों बातें आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो देखिए ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को बढ़ावा देगा। हमें विद्यार्थियों में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। बच्चा जो है अंदर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ वो दूसरे बच्चे को नीचा दिखाने के लिए या फिर दूसरे बच्चों से जो है तेज़ी से कार्य करने के लिए किसी चीज़ को करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। देखिए एक बच्चा कभी भी दूसरे बच्चे के जैसे नहीं हो सकता। प्रत्येक बच्चा क्या अपने आप में यूनिक है, अनोखा है। एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो हम ये नहीं कर सकते तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, तुम उसके जैसे काम क्यों नहीं करते हो, ठीक है। वो बच्चा जो है उसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रत्येक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। देखिए पुरस्कार की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो हमें पुरस्कार या फिर दंड बच्चे को नहीं देना। तो तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, बच्चे को आंतरिक प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। कि इसे करने की कोशिश करो, तुम इसे सीख जाओगे, है ना। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। उनमें चिंता और डर पैदा करके। देखिए हमें विद्यार्थी के अंदर चिंता या फिर डर नहीं पैदा करना है ना, क्योंकि वो फिर डर की वजह से चीज़ों को पढ़ेगा या फिर किसी भी कार्य को करेगा, है ना। तो ऐसे में उसकी इंटरनल मोटिवेशन नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से वो पढ़ रहा है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रतियोगात्मक परीक्षण से मैंने आप लोगों को बताया विद्यार्थियों में कंपटीशन नहीं कराना, तो ये ऑप्शन भी गलत। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। देखिए ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है ना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। साफ दिखाई देने वाले इनाम देकर टॉफ़ी। देखिए इनाम देना, पुरस्कार देना, दंड देना और प्रतियोगिता कराना, ये सारे के सारे क्या आपके निगेटिव वर्ड है। हमें ऐसे ऑप्शनों से दूर रहना है ना। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है ना। बी क्या दे रखा है, रट कर याद करने के लिए उन्हें प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। देखिए रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा देना ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। दंडात्मक दंड का प्रयोग करना ही नहीं बच्चों का, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। देखिए ये बात भी कहना आपका बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ अंक पाने के लिए, है ना। जब बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा तो वो अंक अपने आप ही एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएगा, यानी अंक जो है उसके अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। यानी हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के सीखने पर फोकस करना चाहिए, है ना। बच्चा अगर अच्छी तरीके से सीख पाए तो एग्ज़ाम में अपने आप ही अच्छे अंक आ जाएंगे। तो ये तीनों की तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन तो आपका होगा नहीं, हमें बच्चों में कंपटीशन मूल्यांकन, ठीक है, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे की कंपेयर करना, तो ये गलत है। शारीरिक दंड बच्चे को नहीं देना है। प्रतियोगात्मक कक्षा यानी कंपटीशन वाली, प्रतिस्पर्धा वाली क्लासरूम हमें नहीं क्रिएट करनी है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का सिर पदाभिमुखी सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस क्रम में आगे बढ़ता है। देखिए इसमें पहला ही दे रखा है सिर पदाभिमुखी सिद्धांत, यानी सेफलोकॉर्डल विकास के सिद्धांत की बात हुई है। तो सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है सिर पदाभिमुखी, यानी सिर से पैर की तरफ, है ना। जो विकास का सेफलोकॉर्डल सिद्धांत है, सिरादि पदाभिमुखी सिद्धांत है, वो क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो सिर से पैर की तरफ होता है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर होता है, ये नहीं होगा आपका। भिन्न से एकीकृत कार्य की होता है ना, ये आपके सिरा पदाभिमुखी सिद्धांत नहीं कहता, ये क्या कहता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो सी ऑप्शन में दे रखा है आपका, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जो भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है वो कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था, है ना। 2 से जो 6 साल का पीरियड होता है, ये क्या होता है, भाषाई विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, सबसे संवेदनशील काल होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, है ना। इसी को आप कह लीजिए पूर्व बाल्यावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड, है ना, प्रारंभिक बचपन। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली जो बाल्यावस्था है इसको 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है प्रारंभिक बचपन, है ना, जो कि 2 से 6 साल तक आपका होगा। उसके बाद में मध्य बाल्यावस्था जो कि 7 से 12 साल तक आपका होगा, है ना। ये बाल्यावस्था का ही पार्ट है, बट इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है बाल्यावस्था को, एक प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड और एक आपका मध्य बचपन यानी कि लेटर चाइल्डहुड, है ना। तो ध्यान में रखना है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो किसके परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को, है ना। यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट होता है ना। हमारी आनुवंशिकता और वातावरण का ही तो प्रोडक्ट होता है। देखिए एक बच्चा है, ठीक है, उसको यहाँ पर हेरिडिटी भी अच्छी मिली, आनुवंशिकता भी अच्छी मिली, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, साथ ही साथ जो है उसको इन्वायरमेंट भी वो अच्छा दे रहे हैं, है ना, उसको प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में सप्ताह में उसे प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे को हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता तो उसको अच्छी मिली बट इन्वायरमेंट भी उसको अच्छा मिल गया। तो ऐसे में बच्चा जो है बहुत ही अच्छा कर सकता है जब उसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही अच्छे मिल जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर एक बच्चे को हेरिडिटी अच्छी मिल गई बट उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तब भी बच्चे का विकास जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर एक बच्चे की जो है हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली और इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, तो भी जो है बच्चे का विकास जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। बच्चे का विकास यानी बच्चा बहुत अच्छा कब कर सकता है, जब उसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बढ़िया मिली हो, है ना। जैसे कि गिफ्टेड चाइल्ड आपके हो गए प्रतिभाशाली, तो उनको हो सकता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इनकी अच्छी रही हो, है ना। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? देखिए क्या पूछा है, गौड़ वाहक, है ना। अब देखिए जो समाजीकरण आपका होता है इसके बेसिकली 2 ही कारक होते हैं, एक आपका होता है प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक आपका क्या होता है, जिसमें बच्चा जो है सबसे पहले चीज़ों को सीखता है, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई, परिवार, ठीक है। बच्चा सबसे पहले परिवार में ही जन्म लेता है, ठीक है, वहीं से जो है उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वहीं से जो है बच्चा अपने परिवार से समाज के बारे में सीखता है, कैसे रहना है, मम्मी से कैसे बात करना है, पापा से कैसे बात करना है ना। तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया बेसिकली वो स्टार्ट कहाँ से होती है, उसकी फैमिली से, है ना, क्योंकि सबसे पहले बच्चा परिवार में ही आता है अपने। तो परिवार क्या होता है, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी, प्राथमिक इकाई होती है ना। पूछ देता है कि मुख्य कारक क्या है, मुख्य कारक क्या है समाजीकरण का, तो परिवार होगा। प्राथमिक एजेंसी क्या है समाजीकरण की, तो परिवार होगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछता है, गौड़ वाहक यानी द्वितीयक कारक, है ना। परिवार के बाद जितनी भी आपकी चीज़ें आती है, जैसे कि आपके जो है
स्कूल हो गए, मीडिया हो गया, समाज हो गया, तो ये क्या होते हैं, द्वितीयक कारक के अंदर होते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद इन चीज़ों से सीखता है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है परिवार और पास पड़ोस, तो परिवार क्या होगा आपका यहाँ पर प्राथमिक कारक होगा, है ना। और पास पड़ोस, देखिए कभी कभी इसको भी प्राथमिक कारक के अंदर ही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा पहले परिवार में आएगा, फिर पास पड़ोस के बाद में, उसके बाद बच्चा समाज, मीडिया, स्कूल से सीखेगा, है ना। तो कभी कभी इसको द्वितीयक में भी काउंट कर लेते हैं और प्राथमिक में भी काउंट कर लेते हैं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें परिवार दे रखा है, तो परिवार आपका प्राथमिक कारक होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, हमें द्वितीयक कारक चाहिए, गौड़वाहक चाहिए। हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, गौड़वाहक, द्वितीयक एजेंसी, ठीक है, पता नहीं क्या क्या, तो आपको इंग्लिश में देख लेना, सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। विद्यालय और पास पड़ोस क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक कारक के अंदर आ जाएगा, गौड़वाहक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद इन चीज़ों को सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यालय, ये तो आपका द्वितीय कारक है, बट यहाँ पर क्या दरकार है, निकटतम परिवार के सदस्य, यानी निकटतम परिवार के सदस्य यानी परिवार के लोग, है ना। तो फिर से परिवार आ गया, तो परिवार क्या होता है आपका प्राथमिक होता है, तो ये भी नहीं होगा। परिवार, फिर से परिवार आ गया, तो ये भी आपका प्राथमिक होगा, हमें तो द्वितीय बताना था, है ना। तो तीनों में आपका प्राथमिक कारक दे रखा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है, जो अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो अच्छे से जो है चीज़ों को रीड करते चलिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, जो ले वाइगोस्की है ना, ये क्या मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमारे समाज की होती है, हमारे कल्चर की होती है और हमारे लैंग्वेज की होती है। जब भी ले वाइगोस्की की बात आए, है ना, ये 3 चीज़ों को ही महत्व देंगे। एक समाज की बात करेंगे, यानी जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें हमारे समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी कल्चर, ठीक है, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो संतुलन की ये बात करते नहीं है, है ना, संतुलन की बात आपके जीन प्याजे का दिया हुआ वर्ड है। तो ये किसकी बात करेंगे, सामाजिक अन्योन क्रिया की बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया ही SCL की बात करते हैं, यानी समाज की, कल्चर की और लैंग्वेज की। तो यहाँ पर फर्स्ट ये वाला आपको दिख गया सामाजिक अन्योन क्रिया, यानी बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास में समाज क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्कीमा जो शब्द है, ये जीन प्याजे का दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। उद्दीपक, अनुक्रिया, थॉर्नडाइक, व्यवहारवादी, इसकी बात करते हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विशेष वस्तु की किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए जो कोहल वर्ग है ना, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल दिए हैं, ठीक है, 3 लेवल यानी कि 3 स्तर दिए हैं। और स्टेजेस किसने दिए, इन्होंने अवस्थाएं कितने दी है, 6 जो इन्होंने अवस्थाएं दी हैं, है ना। अब देखिए जो इनका सेकेंड लेवल है, यानी कन्वेंशनल जो लेवल है, उसमें जो पहली अवस्था है ना, अच्छा लड़की एवं अच्छा लड़का अवस्था, है ना, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, उसमें क्या करता है बच्चा खुद को, ठीक है, खुद को अच्छा बनने के लिए जो है नैतिकता को दिखाता है यहाँ पर। यानी जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। यानी बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, बच्चे से कह दिया जाए कि अगर तुम जो है ये काम करोगे, यानी आप जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को करेंगे, तो जो आपके माता पिता है वो आप पर गर्व महसूस करेंगे, आपको शाबाशी देंगे, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने के लिए वो नैतिकता को प्रदर्शित करता है ना। तो यही क्या होती है आपकी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जो कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कोहल वर्ग का सेकेंड लेवल है और थर्ड स्टेज है, उसमें ये बात कही गई है। तो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ना। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जीन प्याजे क्या कहते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक के पर्यावरण में खुद खोजबीन करके, अन्वेषण करके जो है चीज़ों को सीखते हैं। बच्चे क्या है, ज्ञान के सक्रिय निर्माण करता है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, देखिए ये सारी चीज़ें आपकी जीन प्याजे ने नहीं की है। तो देखिए पुनर्वलन की बात आपकी कौन करेगा, स्किनर करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगी, हमें बाकी का ऑप्शन नहीं देखने, यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन हमें मिल गया, राइट है जो कि आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप
स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं में जाना जाता है। देखिए जो जीन प्याजे है ना, ये किसकी बात करते हैं, स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा आपका क्या होता है, अब यहाँ पर जैसे कि हम अलमारी में जो कपड़े होते हैं वो अच्छी तरीके से सजा करके रखते हैं कि इसमें आपका पैंट होगा, इसमें आपका शर्ट होगा, इसमें जो है और भी चीज़ें होंगी आपकी, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में, संगठित वे में जो है सारी चीज़ों को रखते हैं। तो उसी तरह जो हमारा माइंड होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हम स्कीमा कहते हैं। उसमें हम सारी जानकारी जो होती है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित वे में रखते हैं, है ना। तो ये होता है आपका स्कीमा, है ना। अब देखिए जो हमारी स्कीमा होती है, अगर हम इसमें जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समावेशन, है ना। समावेशन, जब मौजूदा ज्ञान में कोई भी चीज़ जस्ट ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समावेशन यानी कि असिमिलेशन। ठीक है, इंग्लिश में याद करिएगा, आपके लिए इजी होगा। हिंदी में मैंने बोला ही पहले ही कि आपको कई तरीके के नाम देखने को मिलते हैं। तो जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसमें जस्ट किसी ज्ञान को ऐड कर लेना, ठीक है, वो क्या होता है आपका समावेशन, असिमिलेशन। बट अगर हम अपने प्रीवियस ज्ञान में कोई चीज़ जो है मॉडिफिकेशन के साथ में, संशोधन के साथ में, ठीक है, कुछ चेंज के साथ में ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समायोजन होता है ना। और इन्हीं दो प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, समावेशन और समायोजन। मैंने दोनों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है ना। तो देखिए समायोजन और अनुकूलन दे रखा है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, समायोजन और समावेशन और समायोजन। ठीक है, समावेशन मैंने आप लोगों को बताया जस्ट ऐड कर लेना, पुरानी जानकारी में कोई नई जानकारी जस्ट ऐड कर लेना। बट हम जो अपने पुरानी जानकारी में कोई नई जानकारी मॉडिफिकेशन के साथ में, संशोधन के साथ में ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समायोजन, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, कि जब कोई बच्चा अपनी पुरानी जानकारी, प्रीवियस नॉलेज में कोई चीज़ ऐड करता है बट मॉडिफिकेशन के साथ में, संशोधन के साथ में, कुछ चेंजेस के साथ में, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समायोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। देखिए बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। हमें क्या करना है, विद्यार्थी को खुद चीज़ों को खोजने के अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करनी है। विद्यार्थी जो है खुद चीज़ों को खोजे, खुद सीखे, है ना। और बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माण करता होते हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें उस चीज़ को प्रोत्साहन देना है, नियमायक है। देखिए ये बात कहना गलत है, समावेशन को बढ़ावा देना है, हतोत्साहित नहीं करना है। आवृत्ति को बढ़ावा देना, देखिए आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, बार बार दोहराना, यानी रटन पद्धति को एक तरीके से बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो ये आपका गलत है ना। तो आपका ए ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर कौन है, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ये क्या कहते हैं, बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है ना। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो। देखिए ये बात कहना आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि हम हर बच्चे को 8 तरीके से नहीं पढ़ा सकते हर सब्जेक्ट को, है ना। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत है। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया सकता है, नहीं, बुद्धि को केवल IQ से निर्धारित नहीं किया सकता, तो ये गलत है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से बच्चों को चीज़ों को पढ़ानी चाहिए, है ना, ताकि जो उसकी बहुबुद्धि है, यानी हो सकता है कि जो बच्चा है उसके अंदर किसी और तरीके की बुद्धि हो, एक बच्चा जो है किसी और तरीके की उसके अंदर बुद्धि, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अलग अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, है ना। तो आपकी ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की, यानी क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। अगर NCERT की बात करें तो उसमें 8 टाइप, ठीक है, 8 प्रकार जो है आपके गिवन है। नेक्स्ट है, कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। जीन प्याजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों में अहम केंद्रिता प्रकृति के रूप में करेंगे। देखिए जब बच्चा खुद से बात करता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जो जीन प्याजे है वो उस चीज़ को क्या कहते हैं, अहम केंद्रिता, है ना, ईगो सेंट्रिक करते हैं। बट जो ले वाइगोस्की है ये उसी चीज़ को क्या कहेंगे, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कभी कभी खुद से बातें करता है कि अरे ये काम मैंने सही तरीके से नहीं किया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे कि 5 साल का जो बच्चा होता है ना, तो वो कभी कभी खुद से बातें करता है
तो वहाँ पे क्या करता है, वो अपने आप को एक दिशा निर्देश देता है, ठीक है। उसी को जो लेव वाइगोस्की वो प्राइवेट स्पीच कहेंगे, लेकिन उसी चीज़ को जो जीन प्याजे वो ईगो सेंट्रिक अहम केंद्रता कहेंगे, है ना। तो देखिए बी दे रखा है, जीन प्याजे इसे अहम केंद्रता भाषा कहेंगे, और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित, यानी अपने आप को क्या करता है बच्चा, दिशा निर्देश देता है, एक तरीके से नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की अगर आपको क्वेश्चन में दे तो वहाँ पर आपका निजी वार्ता आएगा, ठीक है, प्राइवेट स्पीच होगी। बट अगर आपको जीन प्याजे दे और इस तरीके का क्वेश्चन दे तो वहाँ पर आपका अहम केंद्रता होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक है तो अलग अलग जो है उन्होंने अपने थॉट दिए हुए, विचार दिए हुए हैं, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में आपको लेव वाइगोस्की दिखे और यहाँ पर बोला जाए कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है, तो आपको निजी वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच पे जो है चले जाना है। अगर आपसे पूछे कि बच्चा खुद से बातें करता है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बताइए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अहम केंद्रता ईगो सेंटरिंग होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में उस तरीके से पूछेगा भी, तो यहाँ पर दोनों ही पूछ रखा था, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है ना। क्योंकि जीन प्याजे किसकी बात करते हैं, अहम केंद्रता, ठीक है, इसी चीज़ को अहम केंद्रता कहेंगे, और लेव वाइगोस्की जो है इसको प्राइवेट स्पीच कहेंगे, है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बार बार चीज़ों को रिवाइज कराते चल रही हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन में मिस्टेक मत करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इजी लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर माइंड काम नहीं करता है, स्किप कर जाती है चीज़ें। तो ध्यान से देख लीजिएगा, 1 से 2 बार, 3 से 4 बार इन चीज़ों को जरूर देखिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, खुद से प्रीवियस क्वेश्चन पर जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम ऐसे क्वेश्चनों को तो सॉल्व करते हैं बट खुद से क्वेश्चनों को लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप खुद से क्वेश्चनों को नहीं लगाएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप खुद से भी क्वेश्चनों को लगाएं, क्योंकि मैंने भी ये सारी जो है गलतियाँ की है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। और जो है इन गलतियों से अगर आप बचेंगे तभी जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, ठीक है। जीन पैजेस की देखिए समाज की बात जीन पैजे ने उतनी नहीं की, इन्होंने ज़्यादा हेरिडिटी को ही महत्व दिया है। जीन पैजे लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण की तो दोनों ही लोग नहीं बात करें, क्योंकि ये दोनों ही लोग जो है रचनावाद की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन लिंग है ना। अब देखिए अगर आपको पूछ दे कि लिंग, ठीक है, तो आपको इंग्लिश की तरफ जरूर एक बार देख लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जेंडर देगा तब तो वो आपका यहाँ पर सामाजिक संरचना हो जाएगा, है ना। बट अगर आपको जो है सेक्स दे दे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, ठीक है, जैविक सत्ता होगा, ठीक है। हिंदी में आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें लिंग भी देता है, जेंडर भी दे देता है, बट इंग्लिश की तरफ आपको देख लेना है कि अगर वहाँ पे जेंडर ही एज इट इज़ लिखा हुआ है जेंडर, तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, हमारा समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़के रोते नहीं, लड़कियाँ ही रोती हैं, लड़कियाँ धीमा बोलती हैं, लड़के तेज़ बोलते हैं, तो ये हमारे समाज द्वारा निर्धारित किया गया है। तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, बट सेक्स क्या है, आपका बायोलॉजिकल है ना। यानी कि अगर आपसे सेक्स पूछे तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक सत्ता है, बट अगर आपसे जेंडर पूछे तो वो आपका क्या है, सामाजिक संरचना है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना, मैंने इसको इंग्लिश में देखा था, जेंडर ही दिया था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मोस्ट जो है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी टॉपिकों से मैंने आज के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पर लिए हुए थे, है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। और देखिए जो है पीडीएफ को थोड़ा सा स्कैन करने में आज प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसमें अगर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम जो है जब पीडीएफ आपका जो है प्रोवाइड करूँगी तो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर इसको सही कर दूँगी, ठीक है। बट आई होप कि ये भी आपका सही ही होगा, ठीक है। मैं देख लूँगी एक बार। देखिए इसके नीचे मैंने आंसर भी आपका ऐड कर दिया, जो कि क्योंकि मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि मैम आप क्वेश्चन तो देते हैं बट उसके जो है आंसर है वो आप नहीं ऐड करते हो, तो मैंने आप लोगों के जो आंसर है वो भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। तो आप क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद में अपने आंसर भी यहाँ से जो है देख लीजिएगा। सारे के सारे जो है चीज़ें एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, आप जो है इन क्वेश्चनों को खुद से भी एक बार जरूर सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़, हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं क्लास के बीच में भी नहीं बोलती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लो थोड़ा सा ख़राब होता है। तो इसलिए प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।